गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अपक्रिस CSC अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र हम लोग ने फिनिश किया था। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र जैसे ही फिनिश हुआ हम लोग का अपवाद तंत्र खत्म हुआ। अपवाद तंत्र में हम लोगों ने बारी बारी से देखा, तो सिक्वेंसली हमने लगभग सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया, चाहे वो अपवाद प्रतिरूप का टॉपिक हो, चाहे टर्मिनोलॉजी हो, और चाहे वो गंगा अपवाद तंत्र हो, यमुना अपवाद तंत्र हो, ब्रह्मपुत्रा हो, सिंधु हो, या फिर आपका प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये अगला क्लास है आपका, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग डिस्कस करने वाले, अक्षांश और देशांतर। देखिए, अक्षांश और देशांतर पे जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीलिम्स में ज़्यादा आए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत अक्षांश देशांतर में सिर्फ ये देखेंगे कि उसमें जो मूलभूत चीज़ें हैं क्या। ओके, और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएँ हैं, जैसे हम लोग देखें उस पर स्थित देश कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। बाकी हम लोग जो मैपिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल से देखेंगे। बट यहाँ पर ये बताना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अपने हम भारत की बात कर ले तो गुजरात में आपका गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। वो अंतर क्यों होता है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर ग्लोब पे किसी भी पर्टिकुलर स्थान को निरूपित करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहायता से ही हम लोग वो करते हैं। ठीक है, तो बस हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे चीज़ें वहाँ पर जनरलाइज हो जाती हैं ग्लोब पर इसका प्रयोग करते हुए। जो 2-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन तो इस पर बहुत आए हुए हैं, मैं 2-4 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको अक्षांश देशांतर को समझाते हुए इसको जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। उसके बाद इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपकी 1 या 2 और आएंगी, उसके बाद आपका मेन सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले आप लोग अक्षांश जान लेंगे और जो पिछले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जानते रहेंगे, और अगले 2 वीडियो में भी जो भी आपके पास मैं बताने वाला हूँ वो सब आपके मेन सिलेबस में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको। देखिए, सबसे पहले क्या है अक्षांश और देशांतर रेखाएं में। देखिए, मैंने लिखा है क्या है। आप लोग अगर आप लोगों ने ग्लोब से आपको बताया, देखिए आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की रेखाएं, ये मान लीजिए आपका भूमध्य रेखा होता है। जो क्षैतिज रेखाएं होती है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं मतलब किसी भी ग्लोब पे किसी भी स्थान को, पर्टिकुलर स्थान को निरूपित करने के लिए हम लोग ने इसकी सहायता ली है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। काल्पनिक ये क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती है। मतलब ये एक्चुअल में आपको पृथ्वी पे नहीं बने हुए हैं, ये सब हम लोग अपने सहूलियत के लिए ये सब को बनाए हैं, ताकि हम लोग को कहीं भी जाना हुआ या फिर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है तो वो आसानी से कर लें। ठीक है, वही चीज़ देखते हुए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके भूमध्य रेखा हो गया। अब भूमध्य रेखा का नाम लिया है तो मैं आपको बता दूँ भूमध्य रेखा क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपका ग्लोब है, ठीक है, और ये आपका मैंने बताया भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा आपके पृथ्वी को क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा आपकी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कैसे, देखिए ये 2 भागों में बांटा, इसको कैसे बांटा, उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ठीक, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये भूमध्य रेखा ने ग्लोब को आपके उत्तर और दक्षिण में आधे आधे भाग से बांट दिया, जिसके ऊपर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से जब हम लोग देशांतर पढ़ेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट देख लीजिए, ये ग्लोब हो गया। देशांतर रेखाएं हमारे ऐसी होती हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्या सी होती हैं, ऊर्ध्वाधर होती हैं। तो अगर हम देशांतर रेखाओं से अपनी पृथ्वी का बंटवारा करेंगे तो ये कैसे बांटती हैं, ये काट दें, इसको काटेंगे पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो ये देखिए, एक अगर हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से अपने ग्लोब को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में, और विषुवत रेखा भूमध्य रेखा की सहायता से बांटेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। इन सब का हम भी इस्तेमाल देखेंगे। जनरली यहाँ पर भूमध्य रेखा मैंने लिखा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा आपको थोड़ा सा बता दें। ठीक है, तो ये जो रेखाएं आपकी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो आपकी भूमध्य रेखा जो आपकी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसके पैरेलल, उसके समांतर जो रेखाएं होती हैं उनको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये कैसे बनती हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो समझ लीजिए आप भूमध्य रेखा के समानांतर
रेखाएं फैली हुई रेखाएं ग्लोब पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब देखिए, अब ये अक्षांश रेखाएं आपको समझ गए क्या होता है, भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं। अब ये समांतर रेखाएं कैसे बनती हैं वो जरा सा देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए आपका ये ग्लोब है और ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया आपका ये भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वेटर। इसका एक और नाम क्या है, विषुवत रेखा। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी के केंद्र से पास कर रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने आप लोग बताया कि पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से पास कर रही है। उसी पृथ्वी के केंद्र को हम लोग अपने दिमाग में इमेजिन करें। ठीक है, आप लोग इमेजिन करिए कि कोई गोला सा आपके पास है, आप तो ग्लोब ले लीजिए। ठीक है, इमेजिन कीजिए हम केंद्र की बात कर रहे हैं, उस केंद्र से पृथ्वी के सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट हम लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि पॉइंट लिए, और केंद्र से इसका एंगल, ठीक है, ये पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट लिए तो उसका एंगल क्या हुआ, ये इसको हम लोग जानते हैं, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय दूरी। क्या बोलते हैं, कोणीय दूरी। तो ठीक है, तो हमने कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, हम यहाँ कहीं भी पॉइंट ले, हमने यहाँ पर चूज किया है। ठीक है, यहाँ पर लिया, माना है कि ये किस एंगल पे है, मानते हैं हम लोग ये, चलिए मान लीजिए ये 45 डिग्री के एंगल पे है। ठीक, तो 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल के कोणीय दूरी पर यहाँ पर हमने एक पॉइंट को लिया। अब इस पॉइंट को लिया और इस पॉइंट को मिला दिया पृथ्वी के। ठीक है, इसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ ले लिया किसी और एंगल पर, इसको मिला दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ ले लिया किसी और एंगल पर और इसको मिला दिया। अब ऐसे हम लोग बनाते जाते हैं। बात समझ में आई आप लोग को? अक्षांश रेखाओं का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बनते हैं अक्षांश रेखाएं? तो इसमें कोणीय दूरी का, पृथ्वी के केंद्र से सरफेस पर कोई भी कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, वहाँ का जो कोणीय, उस कोणीय दूरी से हम लोग जो लाइन खींचते हैं वो क्या बनता है हम लोग का, अक्षांश रेखा। समझ में आ गया? ये अक्षांश रेखाएं कैसे बनती हैं, किसके माध्यम से, पृथ्वी के केंद्र से सरफेस, सतह पर किसी बिंदु, पृथ्वी के केंद्र से सतह पर स्थित कोई भी बिंदु के बीच का जो क्या होता है, कोणीय दूरी के सहायता से जो लाइन हम लोग खींचते हैं वो हमारा क्या निर्माण होता है, उससे अक्षांश रेखाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अक्षांश रेखाएं का निरूपण कैसे होता है वो मैं आप लोग को एक बार बस बताना चाहता था। ठीक है, तो ये आप लोग समझ में आ गई, भूमध्य रेखा से ये सब देखिए पैरेलल ही बनी है, लेकिन बांधने का कारण क्या था ये, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो इस तरीके से आपके विषुवत रेखाओं अक्षांश रेखाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें हैं कि ये अक्षांश रेखाएं, देखिए आपको दिख रहा है कितनी अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए अक्षांश रेखाएं, मैंने आपको पहले बताया कि आप पॉइंट कहीं भी रख लीजिए, तो कितनी पॉइंट रख सकते हैं, अनगिनत। लेकिन अनगिनत अक्षांश रेखाओं को हम लोग बना के यहाँ पर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसलिए भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया, चीज़ों को निरूपण करने के लिए उन्होंने क्या बना, एक डिग्री के अंतर पर क्या किया, एक डिग्री के अंतर पर एक अक्षांश रेखा। यही अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में भी साइड में गया और दक्षिणी गोलार्ध के साइड में भी गया। तो आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपका पृथ्वी का केंद्र हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये 45, मान लीजिए ये 45 डिग्री पर आपका एक अक्षांश रेखा यहाँ बना। ठीक, इसी तरीके से 45 के बाद 46, 47 ऐसे करते करते जब हम ऊपर सरफेस पे जाएंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि एंगल क्या बन जाएगा, ये है ना, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जा सकते। क्यों, ये 90 डिग्री बना, उसके बाद जब इधर से जाने लगेंगे, अगर हम इधर से नापें, ठीक है, तो एंगल क्या होता है, एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद देखिए यहाँ से पहले ही लाइन हमारे बन चुकी होगी। मान लीजिए 89 डिग्री पे हमारी ये लाइन, ये अक्षांश रेखा बन चुकी होगी। 90 डिग्री पे जो हमको पॉइंट मिलेगा सरफेस पे, वो एकदम से पृथ्वी के केंद्र के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग ना, पृथ्वी के केंद्र के ऊपर मिल जाएगा। तो अब हम इधर नहीं जा सकते, तो इसलिए हम लोग कितनी लाइनों का निर्माण मैक्सिमम कर सकते हैं, अगर 1 डिग्री के अंतर पे देखें तो 90,
उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90, तो और एक आपका जो बीच में है विषुवत रेखा, इसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। जो भूमध्य रेखा है उसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं क्योंकि एकदम मध्य में होता है। फिर 0 से 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक। फिर नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ऐसे कितने अक्षांश रेखाएं मिल गई? कितने अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 90 ऊपर और 90 नीचे। तो टोटल अक्षांश कितना हो गया? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 90 प्लस 90 और 1 आपका क्या? विषुवत वृत्त, जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। टोटल कितनी हो गई? 181। आई बात समझ में? टोटल कितनी हो गई? 181। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है, इसलिए इसको बताना जरूरी था। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए आपका पृथ्वी आपका क्या है? गोला है। तो जो आपका जो विषुवत जो अक्षांश रेखाएं बनेंगी वो पृथ्वी के चारों तरफ बनेंगी, है ना? इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आपका है, तो इधर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, है ना? ऐसे जाते हैं अक्षांश रेखाएं। ये गोला होने की वजह से मैंने इसको कर्व दिखाया है, बाकी ये होती कैसी है? सीधी। ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान देंगे कि जैसे 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे जाते हुए जब हमारा 89 पहुंचा, ठीक है, 89 डिग्री पर, एक डिग्री की बात कर रहे हैं, एक डिग्री के अंतराल पर उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं मैंने पहले बताया? 90। लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि जो ऊपर, जैसे ही हम लोग 90 डिग्री पहुंचे, पृथ्वी के एकदम केंद्र के ऊपर पहुंच गया, है ना? पृथ्वी के केंद्र के एकदम ऊपर पहुंच गया, और वो हमारे जस्ट ऊपर है, तो हम रेखा कहाँ से खींचेंगे? वो तो सिर्फ हमको क्या मिलेगा? 90 डिग्री पे हमको सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। ठीक इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी हमको सिर्फ, जब हम ऐसे इस तरीके से नीचे जाएंगे अक्षांश रेखाओं को बनाते हुए, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी जाएंगे तो इसके ठीक ऊपर हम लोगों को क्या मिलेगा? सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। वहाँ पर हम लोग अक्षांश रेखा का निर्माण नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर सिर्फ हमको अक्षांश पॉइंट मिलता है, अक्षांश बिंदु मिलता है। इसलिए कहीं कहीं क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से पूछ लेगा कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग देखें, ध्यान देंगे कि अक्षांश रेखाएं 89 उधर और एक पॉइंट, कुल अक्षांशों की संख्या तो 90 ऊपर, 90 नीचे और एक बीच में, तो 181 हो गया। लेकिन सिर्फ अक्षांश रेखाओं की जब बात करेगा तो ध्यान दीजिए, ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं, इस पर रेखाओं का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? 89 अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो 89, इधर 89 और प्लस एक आपका भूमध्य रेखा, हो गया ये 179। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन में 179 भी दिया है, 181 भी दिया है। ऐसा जल्दी नहीं करेगा, ठीक है? ऐसा जल्दी नहीं करता। लेकिन अगर दोनों दे दिया है और क्वेश्चन में ये पूछा कि टोटल अक्षांशों की संख्या, तो 181 हो जाएगा। और सिर्फ पूछेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो ध्यान दीजिए 90 डिग्री पे हमारे को सिर्फ पॉइंट मिलता है, जो कि एकदम सर के ऊपर, मतलब केंद्र के ऊपर हो जाता है। वहाँ हम लोग रेखा का निर्माण नहीं कर पाते, ठीक है? तो वहाँ इसलिए क्या हो जाएगा वहाँ पर आंसर? 179। मैंने आपको कारण बता दिया ऐसा क्यों होता है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर आप लोग संख्या के बारे में अगर देख लिए तो ठीक है कि कितनी संख्या होती है, ये कई बार पूछा गया है। अगला देखिए इसमें क्या है खास बात। अक्षांश रेखाएं आप लोग देख रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग ने अक्षांशों को 1-1 डिग्री के अंतराल पे बांटा है, ठीक? तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि 1 डिग्री, जैसे 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच, मतलब कहने मतलब किसी 2 कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार अक्षांश रेखाएं जिनके बीच में 1-1 डिग्री का अंतर है। मान लीजिए कोई ऐसा है, मान लीजिए ये 45 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है? उसके नीचे 44, ये। तो इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 लगातार 1 डिग्री के अंतर पे 2 लगातार आने वाले अक्षांश रेखाओं के, ध्यान से सुनिए कि 1 डिग्री के अंतर पर 2 लगातार आने वाले अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ध्यान रखिए कितनी होती है? 111
111 किलोमीटर। बात समझ गए आप लोग। दो लगातार 1 डिग्री के अंतराल पर, मतलब 1 डिग्री के अंतर पर आने वाली दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। बात समझ गए आप लोग। तो अब ये हम जब लोग देशांतर रेखा जब पढ़ लेंगे, जब देशांतर रेखा पढ़ लेंगे तो हम लोग देखेंगे, अभी आपको जब देशांतर रेखा मैं बता दूंगा तो आप लोग देखेंगे कि एक ही मतलब एक देशांतर रेखा पे दो अलग अलग अक्षांशों के बीच की दूरी का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको भी समझाऊंगा। अगर आप लोग को भी ज़रा सा भी डाउट होगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को पता हो गया। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी तय करने में कितना हमको चलना पड़ता है? 111 किलोमीटर। ओके, ठीक है। और इसमें देखिए ये इसका भी इस्तेमाल हम लोग जब देशांतर पढ़ेंगे साथ में करेंगे, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की, जैसे मैंने आपको ये अक्षांश रेखाएं बता दिया। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं इसी तरीके जैसे। चलिए हम अगला बनाते हैं ग्लोब। उसमें देखिए ये मैंने आपको पहले बताया, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा बोलते हैं। और उसको हम अगर अक्षांश रेखा में निरूपित करेंगे तो किस डिग्री से करते हैं? 0 डिग्री से। याद रहेगा आप लोग को, जहाँ भी 0 डिग्री अक्षांश रेखा दिया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा आपका? आपके क्या क्या नाम पड़ गया? आपके पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसको कौन कौन कितना कितना नाम पड़ गया बताइए। देखिए पहला तो हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको, विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं? देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की, ठीक है, देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और एक आपका और है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हमेशा पूछा जाता है। कुछ अभी तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 हैं जिनके बारे में हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं किस किस देशों से गुजरती हैं इनके बारे में बराबर पूछा गया है हमेशा। ठीक है, तो आप थोड़ा नाम पहले देख लीजिए। देखिए इसको हम लोग पहले बता दिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ठीक है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद जस्ट 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब एक और है जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में ही इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। देखिए अब यहाँ पर एक वर्ड आया वृत्त। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, वृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? एक वृत्त को ही बनाती हैं। वृत्त क्यों बनाती हैं? पृथ्वी आपका गोला है ना, पृथ्वी आपका गोला है, तो गोला है तो मान लीजिए अगर गोला है तो उस पर हम भूमध्य रेखा, एक बीचों बीच जो हम लोग लाइन खींचे भूमध्य रेखा, उसके समानांतर अक्षांश रेखाएं हमारी समानांतर ही होती हैं, तो इसके समानांतर हम लोग जितनी रेखाएं पृथ्वी, आप एक गेंद ले लीजिए, उस पर चारों तरफ रेखाएं समानांतर रूप से खींचते चले जाइए, आप लोग क्या दिखेगा? वृत्त बनता चला जाएगा ना, वृत्त। बस वृत्त के आकार क्या होगा? जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। यही कारण है कि जब हम लोग एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं तो ना हम लोग को वहाँ पर वृत्त मिलता है ना रेखा मिलता है, इसलिए उसको हम लोग सिर्फ एक पॉइंट के रूप में बताए थे, जो हम अभी आप लोग को पीछे मैंने बताया है 90 डिग्री पर।
ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, क्या बनाती हैं, एक वृत्त बनाती हैं, है ना। तो वृत्त बनाती हैं, इसलिए आर्कटिक वृत्त, इसलिए हम लोग जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको हम लोग क्या नाम दिया है यहाँ पर, आर्कटिक वृत्त। वृत्त हम पहले इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है, यहाँ पर पड़ा, इसलिए हमने बताया कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वृत्त का फॉर्म करती हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। देखिए ये 4 महत्वपूर्ण ऐसी रेखाएं हैं जिनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, कभी कभी क्वेश्चन ये, देखिए आर्कटिक वृत्त कितने डिग्री अक्षांश पे है, तो ऐसे दिया रहेगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिया रहेगा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दिया जाएगा, 2 अलग अलग डिग्री को भी नाम दिया जाएगा। उसमें पूछेगा आपका आर्कटिक वृत्त कौन सा है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आर्कटिक वृत्त कितना है 66.5 पे, तो आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। अब अगला जो इस पर क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि ये लोग किस, मतलब ये रेखाएं किस किस देशों से पास करती हैं, किस किस देशों से गुजरती हैं, ठीक है। बात करते हैं, देखिए जब हम लोग मैपिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल से, उसमें हम लोग हम आप लोग को मैप बताएंगे, हम मैप बना के बताएंगे। अभी यहाँ पर मैप बनाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप लोग सभी सिर्फ समझ लीजिए। देखिए जैसे बात करते हैं, सबसे पहले अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मतलब इसको क्या करते हैं हम लोग, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा किन किन देशों से पास करती है, ध्यान दीजिए। देखिए आपको बहुत जगह ट्रिक्स बहुत मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ट्रिक्स याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए कि इतने ट्रिक्स मत याद कर लीजिए कि आप लोग ट्रिक में खुद उलझ जाएं, ठीक है। इसलिए मैप का सहारा हमेशा लीजिए। मैप से अगर आप लोग याद कर लिए तो फिर कभी नहीं भूलेगा, इसलिए याद रखिए कि मैप वाला हमेशा याद रहता है, ट्रिक्स हमेशा उलझ के रख जाते हैं। कोई भी आपका मतलब अगर थोड़ा सा इधर उधर निकल के किसी और देश का नाम आप लगा देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं विषुवत रेखा किसे पास करती है। देखिए लगभग इसमें 13 देश हैं, ठीक है। देखिए हम लोग पूर्व से पश्चिम की तरफ ध्यान देंगे। अगर आपके पास मैप है, मैप से मिलाते जाइए। सबसे पहले किरिबाती विषुवत रेखा किन किन देशों से पास करती है मैं बता रहा हूँ। किरिबाती जो आपका ओशिनिया का भाग है, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद मालदीव, सोमालिया। देखिए किरिबाती, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर मालदीव, उसके बाद हम लोग अफ्रीका में आ जाते हैं। सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक कांगो, गैबॉन, साओ टोमे, ठीक है। ये इतने देश हैं जो अफ्रीका से हैं। उसके बाद ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये हमारे दक्षिण अमेरिका के देश हैं जहाँ से हमारे विषुवत रेखा पास करते हैं। तो आप लोग याद कैसे करेंगे, आप लोग मैप में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि एशिया के कितने देशों से पास करता है, ठीक है। फिर अफ्रीका के कितने देशों से पास करता है, और फिर अगर दक्षिण अमेरिका से पास कर रहा है दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के देशों से पास कर रहा है तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग याद करेंगे तो विश्वास कीजिए भूलेगा नहीं। लेकिन आपको कोई ट्रिक में क्या होता है, कोई देश पहले कोई देश बाद में आ गया, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, अगर आपका जरा सा भी सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइप के तो ट्रिक होते हैं, ठीक है। और छोटे मोटे ट्रिक भी नहीं होते हैं, पता नहीं कौन कौन से ट्रिक बनाए हैं मार्केट में आजकल। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैप से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, मैप से, ठीक है। अब बात करते हैं कर्क रेखा के। देखिए भूमध्य रेखा हो गया, विषुवत रेखा मैंने बता दिया 13 देशों से पास करती है। अब कर्क रेखा से किन किन देशों से पास करती है, देखिए फिर से हम बात करते हैं। सबसे पहले एशिया में आते हैं। देखिए ताइवान के जस्ट बगल में चीन है, चीन के बाद म्यांमार के बाद बांग्लादेश के बाद भारत, ठीक है। फिर ओमान, यूएई, सऊदी अरब, ये इतने एशिया के देश हो गए, ठीक है। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई और सऊदी अरब, ये हमारे एशिया के देश हो गए जिससे कर्क रेखा पास करती है। उसके बाद आते हैं हम लोग अफ्रीका में। तो मिस्र, उसके बगल में लीबिया, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, माली और मार्तिनिया, पश्चिमी सहारा, ये हो गया आपके अफ्रीकन कंट्री, ठीक। उसके बाद बहामास और मेक्सिको हो गया आपका कर्क रेखा। तो इस तरीके से याद करेंगे आप लोग मैप में देखते हुए, तो आप लोग को कभी भूलेगा नहीं। फिर बात करते हैं आपको मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। वो कितनी रेखा से पास करती है। फिर से आते हैं उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं अफ्रीकी महाद्वीप पे। मेडागास्कर के बगल के मेडागास्कर है। इस तरीके से आपका अफ्रीका बना है। यहाँ पर मेडागास्कर है, उसके बगल के जितने देश हैं वहाँ से आपका मकर रेखा पास करता है ना। ध्यान देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बाद जस्ट आते हैं अफ्रीका में। तो मेडागास्कर, फिर मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एकदम उत्तरी छोर पे पास करती है, बीचों बीच नहीं, याद ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका, उसके बाद बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका के जस्ट पश्चिम में है। फिर नामीबिया, उसके बाद फिर चले आते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को क्या पता चल गया मकर रेखा किन देशों से पास करती है। अब अंतिम आपका हो गया आर्कटिक वृत्त। क्या हो गया, आर्कटिक
वृत्त, देखिए आर्कटिक वृत्त कितने देशों से पास करती है? सबसे पहले ऊपर सबसे आर्कटिक वृत्त कितने डिग्री अक्षांश पे है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आर्कटिक वृत्त है। ठीक है, तो आप लोगों को होगा 66.5 डिग्री ऊपर है। सबसे पहले सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र देश कौन सा हमारा? रूस, तो रूस से पास करता है। रूस के बाद बगल में स्कैंडिनेवियाई देश हैं तीनों लगातार, फिनलैंड है ना, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। उसके जस्ट हम लोग और पश्चिम साइड जाएंगे तो ग्रीनलैंड मिल जाएगा। या हाँ, ग्रीनलैंड याद रखिए, ग्रीनलैंड ना देके अगर आपके एग्जाम में कोई देश दे दे, बता दे, पूछ ले इसमें से किस देश से आपका आर्कटिक वृत्त नहीं पास करता और उसमें एक डेनमार्क भी दिया रहे, तो आप लोग उसको मत मार दीजिएगा आंसर, क्योंकि ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का ही राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो वहाँ पर डेनमार्क न देके ग्रीनलैंड दिया हुआ है, सॉरी ग्रीनलैंड न देके डेनमार्क दिया हुआ है, तो भी आप मान लीजिए कि आपका आर्कटिक वृत्त वहाँ से पास करता है। ठीक, हाँ, तो ग्रीनलैंड के पास कोई कनाडा, और कनाडा के बाद अलास्का यूएसए का है ना, यूएसए का प्रांत है। तो इतने देश हैं जो आपके महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं से पास करते हैं, या सॉरी अक्षांश रेखाएं ऐसे महत्वपूर्ण देशों से पास करती हैं। तो ये देश आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ओके, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगर भारत के हम लोग रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कर्क रेखा, क्योंकि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा पास करती है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से पास करती है, और ये भारत के लगभग 8 राज्यों से पास करती है। भारत के लगभग नहीं, एग्जैक्ट है कि वो 8 राज्यों से पास करती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। 4 राज्य दे देगा, उसमें से एक आपका क्या करेगा, ऐसे राज्य दे देगा जिससे नहीं पास करती। ठीक है, तो उसमें आपको पूछता है कि इसमें से किस देश से किस राज्य से कर्क रेखा पास नहीं करती। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से पास करती है, उन राज्यों के नाम आप लोग कमेंट में लिखिए प्लीज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं और उनसे पास उन पे बसे हुए देश। ठीक है, अब सिर्फ यही इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं नहीं हुई, कुछ और हैं जो इसको हम लोग मैपिंग में देखेंगे। जैसे 49 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, है ना, 10 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, 9 डिग्री हो गई, 10 डिग्री जैसे हमारे अंडमान और निकोबार को अलग करती हैं। ये सब अक्षांश रेखाएं के माध्यम से ही हम लोग उनको मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधा यही क्वेश्चन पूछा है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री की अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं, या कितने डिग्री का अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो पूछा गया है ना। 49 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में मैंने बात की, तो ये आपके कनाडा और अमेरिका, ठीक है, कनाडा और अमेरिका के बीच में एक शांतिपूर्ण सीमा का निर्धारण करती है। इसी तरीके से और बहुत सारे अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हम लोग मैपिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको हम लोग मैपिंग में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि अक्षांश हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ अक्षांश रेखाओं का नाम बताना जरूरी था। ठीक है, उन पे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो ये आपका अक्षांश के बारे में हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे देशांतर से, और जैसे देशांतर पढ़ेंगे तो हम लोग का ये जो कन्फ्यूजन होता है कि भाई कैसे समय के एक ही देश में 2 स्थानों के बीच का जो समय का अंतर होता है वो क्यों होता है, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चांस हो गया। चलिए थोड़ा सा विश्व देशांतर पे देख लेते हैं और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए देशांतर रेखाएं, देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि पृथ्वी का जो उत्तरतम पॉइंट होता है, जिस पे हमने बताया कि वहाँ पर अक्षांश रेखाएं निरूपित नहीं की जा पाएंगी, वहाँ अक्षांश रेखाएं नहीं बन पाएगी, वहाँ सिर्फ पॉइंट रहेगा, वो हमारा उत्तरी ध्रुव होता है। इसी तरह जो दक्षिणी पॉइंट होता है, जहाँ पर हमने बताया कि वहाँ पर कोई अक्षांश रेखाओं का निरूपण नहीं हो सकता, सिर्फ एक मिलेगा, एक अक्षांश बिंदु मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो अगर पृथ्वी का सबसे उत्तरतम बिंदु जो होता है पृथ्वी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। ये हमारा क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती है, या तो आप कह लीजिए दक्षिणी से स्टार्ट होकर उत्तरी खत्म होती है। कहने का मतलब एक ध्रुव से स्टार्ट होकर दूसरे ध्रुव पे
ख़त्म होना, यही देखिए इस तरीके से बनती हैं। यहाँ से ये ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं हमारी क्षैतिज होती थी, देशांतर रेखाएं हमारी कैसी रेखाएं हैं, ये ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं। कैसी हैं, ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं। समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पर ये जैसे हम लोग ने क्या बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो सर्किल का, एक वृत्त का निर्माण करती है ना, क्योंकि वो हम लोग इस तरीके से बनाते थे, सरफेस पे कोई पॉइंट ले तो हम लोग जब केंद्र से मिलाते थे तो कहीं कहीं भी पॉइंट ले सकते थे, इसलिए जब हम उसको मिलाएं तो एक वृत्त का निर्माण किया। लेकिन देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण नहीं करती, ये सिर्फ एक रेखा का निर्माण करती है। ये इस तरीके से है, मतलब आप जैसे ही अगर ग्लोब है आपके पास तो ग्लोब इमेजिन कीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूमा, ये आके यहाँ, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो लगभग कितने ऐसे, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पृथ्वी इस उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट हुआ, दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो लगभग ये कितनी डिग्री का मूवमेंट कर रहा है, ध्यान दीजिए। आप कितना लग रहा होगा, जैसे ऐसे अगर है कोई, टोटल एक पूरा गोला चक्कर लगाने में कितना डिग्री होता है, कितने डिग्री का मतलब कोण बनता है, 360 का बनता है। तो यहाँ पर कितने का बनेगा, 180 का। कितने का बनेगा, 180 का। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर दक्षिणी ध्रुव पे ख़त्म होने वाली। ठीक है, मान लीजिए ये आपका मध्य भाग है, तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ ऐसे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, गोले का इस तरीके से याद करिए, और इस फिर इधर से इधर। तो जो ऐसी रेखाएं होती हैं जो इधर से जाती हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध रेखाएं। क्या बोलते हैं, पूर्वी, सॉरी पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक, और जो इधर इस तरीके से मूव करें, इधर से घूम के ऐसे जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि अक्षांश रेखाएं हमारी कैसी थी, अक्षांश रेखाएं हमारी क्षैतिज थी, और देशांतर रेखाएं हमारी कैसी हैं, ऊर्ध्वाधर है ना। ज़रूरत दोनों को इसलिए पड़ गई कि अब देखिए, आप समझ में आएगा आपको कि मान लीजिए पृथ्वी पर हमको किसी एक पॉइंट को बताना है, वो कहाँ है। ठीक है, चलिए मान लीजिए पृथ्वी, मैंने एक पॉइंट बता दिया यहाँ पर है, और ये मैंने ये बता दिया, ये जो स्थान है ये 60 डिग्री अक्षांश पे, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कहाँ बता दिया मैंने, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये स्थित है। ठीक है, अभी बताइए, बस मैंने इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि कोई एक स्थान है जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, मैं पॉइंट भी नहीं बताया। ठीक है, बस इतना बता दिया, एक स्थान है जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, तो बताइए वो कहाँ है। तो आप कैसे बता पाएंगे, पृथ्वी कोई छोटी सी गेंद तो है नहीं ना, पृथ्वी तो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है ना। तो अब ये अक्षांश रेखाएं भी हम आपको पहले बता दिए, एक वृत्त का निर्माण करती हैं। तो उस वृत्त पे 60 डिग्री के जो कोण पे जो बना हमारा अक्षांश रेखा है, उस वृत्त पे वो स्थान कहाँ है, कैसे पता करेंगे, नहीं पता कर पाएंगे ना। सिर्फ आपको भूमध्य रेखा से उसकी ऊर्ध्वाधर लंबा दूरी पता चल गई, ऊर्ध्वाधर केंद्र से, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो उस ऊर्ध्वाधर जो अक्षांश है, जो पर्टिकुलर अक्षांश है, उस बिंदु पे यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ नहीं पता हमको। लेकिन अगर हम इसी के साथ ये भी बता दें कि वो 50 डिग्री देशांतर, 50 डिग्री का देशांतर रेखा पे भी स्थित है। ठीक है, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, माफ़ कीजिएगा, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। दो आप पता चल गया, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री
देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो आपको पता है ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री का उत्तरी अक्षांश था, मैंने ये भी बता दिया कि ये आपका 50 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक, तो मैंने ये बताया कि इस लाइन पर और कहाँ पर है, किस देशांतर पर, इस देशांतर पर। तो जो इसका मीटिंग पॉइंट होगा वही तो स्थान होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? देखिए इसका निरूपण कैसे करेंगे हम लोग। निरूपण करने को क्या बोलेंगे, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। समझ गए आप लोग? तो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का, किसी भी पर्टिकुलर स्थान को बताने के लिए हमको अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम लोग इनको बनाए। ठीक है, पहले मैं बता चुका ये काल्पनिक हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी क्योंकि किसी भी हमको कहीं भी किसी भी मिसाइल को छोड़ना होगा तो हमको जब एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं पता होगा तो हम एक ही अक्षांश पे पता नहीं किस देश पे छोड़ दें। एक अक्षांश पे तो बहुत सारे देश हैं ना। आपके क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि एक ही अक्षांश पे अलग अलग देशों का नाम दे देता है। ठीक है, एक ही अक्षांश पे अलग अलग देशों का नाम दे देता है, उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस पूछता है, मतलब एक ही अक्षांश पे होने के कारण भी टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, उसके अलग अलग कारण हैं। लेकिन यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही अक्षांश पर सिर्फ एक ही देश तो है नहीं, है ना। पृथ्वी के एक अक्षांश पे बहुत सारे देश हैं भाई। अक्षांश पूरा ये मैंने आपको पहले बताया, ये अक्षांश है, इसको चारों तरफ कितने कितने देश बचे हैं। तो अगर हमको कहीं पर मिसाइल मारना है या फिर हमको कहीं पर कोई चीज़ रडार से कुछ हमको वहाँ पर प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए हमको सिर्फ अक्षांश के साथ साथ हमको देशांतर पता रहेगा, तो जाके जैसे यहाँ पर मैंने बताया इस पॉइंट को, ये अब यहाँ पर हमको चाहे मिसाइल मारना हो, चाहे यहाँ पर हमको रडार से प्रोजेक्शन देना हो, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से कर लेंगे। इसलिए हमको देशांतर और अक्षांश दोनों की ज़रूरत पड़ी। बात समझ में आ गई? देखिए अब देशांतर रेखाएं, चूँकि जहाँ मैंने आपको पहले बताया कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक छोर से गया दूसरे छोर घूमा, बस ये एक पोल से आया दूसरे पे समाप्त हो गया, है ना। एक पोल से गया मतलब उत्तरी ध्रुव से आया और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया कि जब इधर जाता है इस तरह ये ऐसे 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 करते हुए ये पूरब साइड गया तो उसको हम लोग पूर्वी देशांतर रेखाएं बोलते हैं, इधर आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें एक चीज़ और जानने वाली है कि जैसे देखिए पूरे अगर हम पृथ्वी की बात करें, अगर गोले की बात करें तो कितने डिग्री का कोण बनता है पूरे एक चक्कर लगाने में, 360, है ना। कोई एक हम लोग अगर वृत्त फॉर्म करें तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो लेकिन हमने पहले बताया देशांतर रेखा यहाँ से 180 इधर जाता है, 180 इधर जाता है। 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं इधर होती हैं और 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं इधर होती हैं। ठीक है, आप लोग एक ग्रुप पे इमेजिन करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो इसलिए अगर हम इनके बीच की मतलब एक देशांतर रेखा, एक डिग्री देशांतर रेखा से दूसरे डिग्री के देशांतर रेखा पर जाने का अगर हम लोग समय की बात करें तो देखिए कैसे निकालते हैं। मैंने पहले बताया देखिए क्या बताया मैंने, आपका पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी का चक्र कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है, जिससे दिन रात होता है ना। ठीक है, तो जब पृथ्वी चक्कर इस तरीके से घूमती है तो जब आधा मान के चलिए पूरा घूमने के लिए कितना समय लगता है, एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और देशांतर रेखाओं की संख्या भी टोटल कितना है, कितना हो जाएगा, 180 इधर और 180 इधर, कितना हो जाएगा 360। और ये 24 घंटे में, समझ गए आप लोग। मतलब 180 इधर और 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी पे, 110 पश्चिमी देशांतर रेखाएं, इन दोनों को जोड़े 360 देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, और ये 360 देशांतर रेखाएं मतलब पूरा जब चक्कर घूमेगा तो 360 जो देशांतर रेखाएं उनका भी चक्र लगेगा है, लेकिन उनमें समय कितना लगता है, 24 घंटे लगते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ 360 देशांतर रेखाओं को घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। तो 1 डिग्री, इसको अगर हम लोग मिनट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, 24 गुणे 60 मिनट। ठीक है, अब 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणे 60/360। 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, 4 मिनट।
बस बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम 1 डिग्री देशांतर, मतलब एक देशांतर लाइन से अगर 1 डिग्री के अंतर पर हम देशांतर लाइनों को खींचें तो 180 पूर्व साइड जिसको हम लोग पूर्वी देशांतर बोलते हैं, 180 पश्चिम साइड जिसको हम लोग पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, और उसी 1-1 डिग्री के अंतर पर जब हम लोग घुमाएंगे मतलब या फिर ट्रैवल करेंगे तो 1 डिग्री देशांतर के बीच में कितना समय जाएगा, कितना जाएगा, 4 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बताना ज़रूरी था, तभी हम आपको अंतर बता पाएंगे, समय में अंतर क्यों होता है। बात समझ में आई आप लोग को? 1 डिग्री देशांतर रेखा को चलने में, ठीक है, कितना समय लगेगा, 4 मिनट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर ये देख लें 4 मिनट लग रहा है तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, ठीक है। 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में हमको 1 घंटे का समय लगेगा। तो जो आपको मैंने पहले बताया कि ये गुजरात के समय से और हमारे अरुणाचल प्रदेश के समय के बीच में जो 2 घंटे का अंतर आता है वो मैं आपको इसी से क्लियर करूँगा। बात समझ में आई? इसी से आपको क्लियर करूँगा। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, मैंने आपको पहले बताया 180 पूर्व पश्चिम बताया, तो वो भी स्टार्ट कहाँ से होंगी, 0 डिग्री से ही स्टार्ट होंगी। कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 डिग्री से ही स्टार्ट होंगी। तो जो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, जो पहला देशांतर रेखा है ये, ठीक है, मान लीजिए ये है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसके बाद इधर एक पूर्व साइड, एक पश्चिम साइड, 2 डिग्री पूर्व साइड, 2 डिग्री पश्चिम साइड, इस तरीके देशांतर रेखाएं 180 इधर जाती हैं, 180 इधर आती हैं। बात समझ में गए? इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कुछ नाम है इसका, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर या फिर ग्रीनविच रेखा। और ये कहाँ से पास करती है 0 डिग्री? तो ये हमारे लंदन से पास करती है। कहाँ से? लंदन से, ठीक है, यूके से, याद रखिएगा, ये यूके से पास करती है। इसी तरीके से हम लोग 0 के बाद जैसे पूर्व की तरफ अगर बढ़ेंगे तो पूर्व की तरफ बढ़ के 180 तक जाएंगे, और इसी तरह इधर से भी जाएंगे 180 तक। तो उस 180 डिग्री जहाँ पर दोनों तरफ की रेखाएं, दोनों तरफ की देशांतर रेखाएं मिलती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए? उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या नाम देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा होती है, ठीक है, वो हमारे मतलब पूरे विश्व के समय को निर्धारित करने का एक मानक माना गया है, ठीक है। चूँकि ये हमारा लंदन से पास करता है, ठीक है, ये हमारा लंदन से पास करता है, तो हर एक देश, चूँकि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग देश बसे हुए हैं पृथ्वी पर, तो सिर्फ यहाँ से हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते। ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय, जो ये 0 डिग्री है, ये अंतर्राष्ट्रीय समय को निर्धारित करने के लिए है। लेकिन अपने अपने देश में भी सबके अलग अलग मानक, समय का मानक रेखा है, उस देशांतर रेखा है। उसी के क्रम में हमारे भारत में जो है वो कितने डिग्री का है, जो हमारे भारत में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये हमारे भारत की है। भारत की क्या है, ये मानक समय, भारत की मानक समय रेखा है। कहाँ से पास करती है, कई बार पूछा गया है कुछ क्वेश्चन में, कहाँ से पास करती है, तो ये हमारे
प्रयागराज के नैनी से पास करती है। ठीक है, या इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। देशांतर रेखा में 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग प्रधान एवं उत्तर रेखा बोलते हैं, जो कहाँ से पास करती है, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं इसको। कहाँ से पास करती है, ये लंदन से पास करती है। ठीक है, उसके बाद 180 डिग्री देशांतर रेखा, मैंने पहले बताया, इधर से घूमेगा 180 जाएगा, इधर से भी। ठीक है, उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। अब अपने भारत के रिस्पेक्ट में अगर मानक रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा। ठीक है, जो कि पूर्वी क्यों है, क्योंकि हमारा जो भारत है, अगर हम इसको भूमध्य रेखा बना दें तो हमारा भारत कहाँ है। ठीक है, हमारा भारत इधर पड़ता है। ठीक है, आप लोग याद रखें, देखेंगे क्या है, ये पूर्व में पड़ता है, तो यहाँ पर जो रेखा जाएगी, कौन सी रेखा जाएगी, पूर्वी देशांतर जाएगी, है ना, इसलिए 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि समयों के बीच में अंतर क्यों होता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ठीक है, ये हमारे भारत का एक नक्शा है, मान लीजिए। इसका अगर हम अक्षांशीय देशांतरीय निरूपण करें भारत का, तो कैसे करते हैं। देखिए, जो हमारा पूर्व से पश्चिम विस्तार इसका कहाँ से है, कहाँ तक है। देखिए, उत्तर से दक्षिण से उत्तर पहले कहाँ से है, ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और इधर कितना है हमारा 68 डिग्री 97 डिग्री मिनट। हाँ, देखिए, अक्षांश मतलब देशांतर और अक्षांश को जो निरूपण होता है वो किस में करते हैं हम लोग, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में करते हैं। वो मैंने बताया नहीं आपको। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये डिग्री हो गया, ये मिनट होता है। अगर इससे ज़्यादा भी अगर किसी को निरूपण, जैसे मान लीजिए ऐसे 25 डिग्री 14 मिनट, अगर कोई सेकंड में भी किसी का निरूपण है तो उसको हम ऐसे बोलते हैं 7 मिनट। देखो, उसको ऐसे निरूपित करते हैं। ठीक है, ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड, ये इसका निरूपण हो गया। ठीक है, इस तरीके से निरूपित करते हैं। ठीक, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि देखिए, ये है आपका भारत का आपके मुख्य भूमिका, जो आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हमारा गुजरात का है, गुजरात का पश्चिमोत्तर पॉइंट है, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ इसका पूर्वोत्तर पॉइंट है। इनके हम लोग समय के बीच में जो अंतर देखते हैं, और इधर से देखिए हमारा, यहीं से हमारा प्रधान, ये हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पास करती है। ठीक है, 5 राज्यों से पास करती है। ठीक, खैर उस पर बात करेंगे। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, देखिए 68 डिग्री इसका जो पश्चिमी देशांतर रेखा का जो ये निरूपण है कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर जो हमारा पूर्वी पॉइंट है, पश्चिमी पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट है, और पश्चिमी पॉइंट कितना है 67 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इनके बीच का अंतर देखेंगे कितना आएगा, बीच का अंतर देखेंगे कितना आएगा, लगभग आएगा लगभग 29 डिग्री का। कुछ मिनट में भी आएगा। हम लोग यहाँ पर एक एग्जैक्ट लेके चल रहे हैं, लगभग 29 मिनट का। ठीक है, लगभग 29 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। कितने आ रहा है, 29 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि हम आपको पहले बताए हैं कि देखिए, ये 68 से 97 तक जाने के लिए उनको कितने और डिग्री देशांतर का दूरी तय करनी पड़ेगी, 29 डिग्री का। और हम लोग पहले यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि एक डिग्री देशांतर को तय करने में दूरी कितना समय लगता है हमारा, 4 मिनट। ठीक है, इसी तरीके से 15 डिग्री का हम लोग देखे थे कितना लग रहा था, 15 चौका 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 15 और ये कितना है 29, लगभग 15 दूनी 30। तो मान लीजिए 29 डिग्री करने के लिए 60 मिनट लग रहा है, तो 120 मिनट के आसपास लगेगा, मतलब 2 घंटे। ठीक है,
इसको हम लगभग कर लें, लगभग 120 मिनट, है ना। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए आपका जो गुजरात का जो आपका पश्चिमोत्तर पॉइंट था, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मतलब इस समय में और इस समय यहाँ के समय में कितने घंटे का अंतर आ रहा था? 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर आ रहा था। इसीलिए हमारे भारत में भी एक मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बनाया गया। इससे क्या होगा? इसी को मानक मानते हुए ये पूरे भारत का समय इसी के आधार पर निर्धारित होगा। समझ गए आप लोग? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के जो हमारा मानक रेखा है, मानक समय रेखा है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं? एक मानक रेखा। इसी के आधार पर हम लोग अपने पूरे भारत का समय का निर्धारण करते हैं। ओके, यहाँ पर अंतर 2 घंटे का जो आ रहा था उसी को दूर करने के लिए। इसी तरह हर देशों का होता है। जैसे हमारे रूस इतना विस्तृत है, रूस तो बहुत विस्तृत है ना, तो उनमें कितने देशांतरों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया है। इसलिए उसमें लगभग 11, हाँ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 11 मानक रेखाओं का निर्धारण किया गया है। भारत में तो एक ही है, रूस में क्या है? 11। क्योंकि समय में समानता रहना जरूरी है ना। एक ही देश में अगर अलग अलग समय रहेगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ये जो समय का जो अंतर आ रहा था उसको दूर करने के लिए भारत में जो मानक रेखा माना गया है 82.5 डिग्री को। बात समझ में आ गया आप लोग को कि कैसे ये इसलिए मैंने आपको बताया था पहले, इसलिए बता दिया कि ये अंतर दिखाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये आपके हो गए देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ जानकारी। देखिए और कुछ है कि जैसे 0 डिग्री, ये 82.5 डिग्री मैंने आपको पहले बताया। मैपिंग हम लोग जब देखेंगे तो ये देखेंगे ये लगभग भारत के 5 राज्यों से पास करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिससे आपका 82.5 डिग्री का जो हमारा मानक रेखा है वो पास करता है। इसी तरीके से जो हमारा 0 डिग्री जो लंदन से पास करता है वो और कितने देशों से पास करता है? ठीक है, वो भी 9 या 10 देश हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे मैपिंग में। ठीक है, क्योंकि वो सब पूछे गए हैं, ये देखेंगे। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हमारा 180 डिग्री, जो हमारा पीछे की साइड, जैसे जो ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 180 इधर गया, फिर 180 इधर गया, है ना। तो 180 डिग्री का जो हमारा देशांतर रेखा, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन बताए थे, वो देखेंगे आप कहीं कहीं आपको मैप में इस तरीके से दिखाया गया है, ऐसे गया है इस तरीके से। उसको जानबूझ के टेढ़ा किया गया है। ठीक है, जानबूझ के टेढ़ा इसलिए किया गया है कि कोई देश यहाँ पड़ रहा है, किसी महाद्वीप का कोई देश यहाँ पड़ रहा है। अब एक ही देश में मान लीजिए अगर कोई देश यहाँ पड़ रहा है, यहाँ तक पड़ रहा है, और इसको हम ऐसे सीधे खींच देते तो आपको क्या लग रहा है? मान लीजिए कोई देश इस तरीके से, किसी देश का विस्तार है और हम सीधा रेखा खींच देते 180 डिग्री देशांतर का, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा कहते हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये पूर्वी देशांतर भाग में भी पड़ गया और पश्चिमी देशांतर में भी पड़ गया। मतलब एक ही देश में क्या हो जाएगा? एक दिन आगे का समय हो जाएगा, एक दिन पीछे का समय हो जाएगा। इसलिए उनके समय में कोई दिक्कत ना हो, उनके समय निर्धारण में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो आप लोग देखेंगे तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को किससे बताया गया है? इस तरीके से, ऐसे देखेंगे आप लोग, टेढ़ा होगा, है ना। बात समझ में आई? ठीक है, देखिए इसमें आप लोग के पास कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, प्रधान यामोत्तर, जिसको हम लोग प्रधान यामोत्तर हमने पहले बताया किसको बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर को। ठीक है, प्रधान यामोत्तर जो 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु किस महासागर में होगा? ठीक है, अब मैं आपको याद होगा तो मैंने बताया था, ये आपका क्या हो गया? विषुवत रेखा हो गया, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और लंदन से पास करने वाला ये आपका 0 डिग्री देशांतर, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश। इनका पूछ रहा है ये मीटिंग पॉइंट, ये किस महासागर में है? आप मैप खोलिए, देखिए लंदन से जो पास कर रहा है, लंदन से सीधी रेखा 0 डिग्री के गुजारेंगे तो कहाँ से पास करेगा? आपके अटलांटिक महासागर से गुजरेगा, और वहीं पर आप देखेंगे उनको अक्षांश रेखा आपको वहीं पर उसको काटती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अटलांटिक महासागर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु किस महासागर में है, तो क्या हो जाएगा, अटलांटिक। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बजे हैं। ध्यान दीजिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बजे। 82.5 डिग्री हमारा कहाँ, हमारे भारत का क्या है, मानक रेखा है। ठीक है, और कहाँ से गुजरता है आप लोग बता चुके, 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, चलिए उसको खैर हम लोग यहाँ क्या करें, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय हो रहा है, 12 बजे हैं, 12 बजे दोपहर के। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रातः 6:30 बजे किस देशांतर पर, मतलब तो ये पूछ रहा है कि किस देशांतर पर सुबह के 6:30 बजे होंगे। बात समझ में आ रही है, कह रहा है कि अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर का समय 12 बजे दोपहर का है, मतलब वहाँ पर 12 बजे दोपहर हो रहा है, तो सुबह उसी में सुबह जो मॉर्निंग हुआ होगा वो किस देशांतर पर हुआ होगा, किस देशांतर पर हुआ होगा। तो आप कितनी की बात कर रहा है, सुबह, समझिएगा क्वेश्चन, सुबह 6:30 बजे की, सुबह 6:30 बजे की बात कर रहा है, मतलब दोपहर से पहले का बात कर रहा है, दोपहर से पहले का बात कर रहा है। और कितना पहले की बात कर रहा है, 12 बजे दोपहर से 6:30 बजे सुबह का, लगभग 5.5 घंटा, लगभग 5.5 घंटे पहले की बात कर रहा है। तो अगर कितना आसान है, अगर आप लोग को पता है कि 1 डिग्री देशांतर को चलने में 4 मिनट लगता था, 15 डिग्री देशांतर को लेके कितना लग रहा था, 1 घंटा, है ना। तो 5.5 घंटे कितना लगेगा, अगर हम लोग को पता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट लग रहा था, देशांतर की बात कर रहे हैं, और फिर 15 डिग्री देशांतर में कितना लग रहा था, 1 घंटा, है ना। तो 5.5 घंटा पीछे जाने के लिए हमको कितना लग जाएगा, बताइए, 5.5 घंटे के लिए कितना लग जाएगा, 1 घंटा 15 तो 5 कितना हो जाएगा, 75, और आधा और, मतलब 82.5 ही, 82.5 डिग्री देशांतर को फिर पीछे ले जाना है। अब सीधी सी बात है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बज रहे हैं, तो कहाँ पर सुबह के 6:30 बज रहे होंगे, तो 0 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि पीछे जाना है, और पीछे हमको कितना जाना है, 5.5 घंटा। 5.5 घंटा का मतलब कितना, 82.5 डिग्री देशांतर को पीछे जाना है। तो 82.5 डिग्री तो हमारे पास है, उसमें से हम 82.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 डिग्री देशांतर कहाँ से पास करती है, 0 डिग्री देशांतर कहाँ से पास करती है, ग्रीनविच लाइन कहाँ से पास करती है, लंदन से ना, इंग्लैंड से। तो बस आपका पूछ रहा होगा कहाँ, 5:30 बजे कहाँ बज रहा होगा, तो कहाँ होगा, लंदन में बज रहा होगा। कितने देशांतर पर, 0 डिग्री देशांतर पर, 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 स्थानों के बीच 90 डिग्री देशांतर का अंतर है। 2 स्थानों के बीच 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो समय का अंतर कितना होगा। सिंपल सी बात है, देखिए क्वेश्चन समझिए। कह रहा है दो स्थान है, कोई एक स्थान यहाँ है, कोई एक स्थान यहाँ है। ठीक है, इनमें कह रहा है 2 स्थानों के बीच 90 डिग्री देशांतर का अंतर है। मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर कोई 2 स्थान है, ये नहीं बताया कि कितने कितने डिग्री, बस इतना बताया कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, देशांतर का अंतर है, तो समय का अंतर कितना होगा, समय का। अब सीधी सी बात है, 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो हमको ये पता है 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर कितना मिनट होता है, 4 मिनट। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 गुणे 4 मिनट कितना हो जाएगा, 360 मिनट, है ना। 360 मिनट मतलब 6 घंटे। तो कितने घंटे का अंतर होगा, अगर कोई 2 स्थान है उनके बीच में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, बताएं, 6 घंटे का। ठीक है, ये आपके पीसीएस में आया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हम लगाए थे आपके यूपीएससी में आया हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है, काहिरा का समय, काहिरा समझ रहे हैं, मिस्र की राजधानी, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है।
यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रीनविच से। आपको फिर से अगर याद होगा तो ग्रीनविच कौन से है, 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। वहाँ से कह रहा है काहिरा का समय, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच, है ना। ठीक, इससे 2 घंटे आगे हैं, क्या है, 2 घंटे आगे, 2 घंटे आगे है। तो इसकी स्थिति क्या होगी, अब सीधी सी बात है, ग्रीनविच लाइन को हमको पता है कि 0 डिग्री होती है और समय इसका 2 घंटे आगे है। ध्यान रखिए, आगे की बात कर रहा है, पीछे की बात करता तो हम लोग क्या करते, पीछे जाते, पश्चिमी देशांतर, लेकिन हमको आगे की बात कर रहा है। तो आगे है तो क्या हो जाएगा, बताइए, 2 घंटे आगे करना है तो हम कितना जानते हैं, 1 घंटे, 1 घंटे में हमारा कितना होता है, 15 डिग्री देशांतर, मतलब 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 1 घंटे लगता था, तो 2 घंटे में कितना लग जाएगा, 30 डिग्री देशांतर, है ना। तो यह 0 डिग्री है तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री देशांतर पर हमारा काहिरा होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 डिग्री देशांतर। और आगे की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये मैंने आपको पहले बताया था, याद होगा आप लोग को, कि जब देशांतर रेखाएं इधर बढ़ती हैं, ठीक है, 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे करके 180 इधर पूर्वी देशांतर, 180 इधर पश्चिमी देशांतर, है ना। तो जब इधर बढ़ेंगी तो हमारा समय क्या होगा, आगे जाएगा, और जैसे हम लोग इधर आएंगे पश्चिमी देशांतर की तरफ तो समय हमारा पीछे होता जाएगा, क्या हो जाएगा, पीछे। और यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि काहिरा हमारे ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, ठीक है, 2 घंटे आगे है। तो काहिरा का देशांतर क्या होगा, देशांतर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन इसी तरीके से आए हैं आपके देशांतर और अक्षांश से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन याद समझ में आ गए होंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, एडजस्ट करना है, समझ गए आप लोग। तो इस तरीके जितने क्वेश्चन हैं आप लोग आसानी से कर जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको इस तरीके से आपका अक्षांश और देशांश से कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, अगर आप लोग इसको ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।